तो हम पढ़ रहे हैं अब पार्लियामेंट्री कम्युनिटी, जिसे संसदीय समितियां कहते हैं, और ये आर्टिकल 118 में इसके बारे में दिया गया है। इसे हम देखें तो ये दो तरह की होती हैं, एक होती है परमानेंट कम्युनिटी और एक होती है नॉन परमानेंट कम्युनिटी। तो परमानेंट कम्युनिटी वो होती हैं, परमानेंट समितियां जो परमानेंट होती हैं, जिन्हें हम हटाते नहीं हैं, जबकि जो नॉन परमानेंट होते हैं उन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उस कम्युनिटी को हटा दिया जाता है। तो ये होती हैं परमानेंट कम्युनिटी और नॉन परमानेंट कम्युनिटी में अंतर। अब परमानेंट कम्युनिटियाँ कौन कौन सी हमारी, तो हमने जो परमानेंट कम्युनिटियाँ हैं वो उन्हें हम स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं। ये हम देखें तो कितने प्रकार की, एक तो वित्तीय संसदीय समितियाँ, इसके अंदर भी ये जो वित्तीय संसदीय समितियां हैं, फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके अंदर ये 3 तरह की होती हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहली है वो है लोक सेवा समिति, जो कैग होती है, जो संचित निधियाँ रहती हैं उनके द्वारा जो पैसा खर्च होता है उसकी जांच करती है, उसका रिपोर्ट जो सबमिट करती है, तो उस रिपोर्ट को जो सबमिट करती है कैग, तो उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक सेवा समिति करती है। दूसरी इसी के अंतर्गत आती है, वित्तीय संसदीय समिति के अंतर्गत है आकलन समिति, जो सरकार के जो खर्चे होते हैं, अधिक खर्चे होते हैं, जब सरकार या पावर में आती है तो वो कुछ खर्चे करती है, उसके अधिक खर्चे करते हैं, तो उसकी जांच, उसकी दक्षता की जांच कौन करती है, आकलन समिति करती है। और दूसरी होती है लोक उद्यम समिति, जिससे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी होते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आती है, ये वित्तीय संसदीय समिति के अंतर्गत आती है। तो हमने देखा था कि लोक सेवा समिति थी जो कैग रिपोर्ट थे उसकी जांच करती थी, लेकिन जो लोक उद्यम समिति है, जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड जो कैग रिपोर्ट सबमिट करती है उसकी जांच कौन करेगा, लोक उद्यम समिति करेगी। तो ये तो हमने देख ली कौन, वित्तीय संसदीय समिति। अब हम देखते हैं विभागीय समिति, तो डिपार्टमेंट समिति। तो ये डिपार्टमेंट समितियां कौन सी होती हैं, जो अलग अलग विभाग से जुड़ी होती हैं, अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी होती हैं, तो उसके लिए उसकी बजट की जांच करती है, यानी उस विभाग के, उस मंत्रालय का जो बजट होता है उसकी जांच करती है। दूसरी आती है विशेषाधिकार समिति, तो सदन के जितने सदस्य हैं, सदन के सदस्य का जो विशेष अधिकार उन्हें मिला होता है उसकी जांच करने के लिए विशेषाधिकार समिति होती है। उसके बाद आती है हमारी कम्युनिटी कौन सी, एसटी। तो एसटी आयोग और एससी आयोग जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, तो उस रिपोर्ट की जांच कौन सी कम्युनिटी करती है, एससी एसटी कमेटी करती है। फिर हमारी दूसरी आती है विधान समिति या सब ऑर्डिनेंस समिति। इसका काम रहता है संसद द्वारा जो कानून बनते हैं संसद द्वारा, उस कानून की जांच करना। तो ये लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग होती है, लोकसभा की विधान समिति अलग होगी, राज्यसभा की अलग होगी। उसके बाद हम देखते हैं नॉन परमानेंट समितियाँ कौन कौन सी रहती हैं, जिन्हें किसी विशेष अधिकार के लिए, विशेष काम के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले आती है हमारी सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी वह कमेटी होती है यह जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, ये तब बनाई जाती है जब किसी बिल को लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है, और सबसे पहले उसे रखा जाता है, तो उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन होती है। डिस्कशन होने के बाद तीसरे चरण में वो फॉर्मल रूप से पास हो जाता है। लेकिन जब डिस्कशन होती है तब इसकी मांग कर दी जाती है, जो अपोजिट पार्टी रहती है, जो चाहती है कि जो बिल के जो पॉइंट हैं उन पर की जांच एक अलग उनकी जांच हो पॉइंट की, तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी को क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कमेटी बोलते हैं। वो सिलेक्ट कमेटी उस बिल के सभी पॉइंट की जांच करके अपनी रिपोर्ट फिर बाद में सबमिट करती है। तो ये हो गई, ये हाँ, किसी बिल की पॉइंट की जांच करने के लिए कौन सी समिति होती है, सिलेक्ट कमेटी। दूसरी होती है जॉइंट पार्लियामेंट समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो ये जो समिति है संयुक्त संसदीय समिति, जब किसी घोटाले की जांच करने के लिए, कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जैसे कोयला घोटाला हो गया, कोई किसी मामले से रिलेटेड हुआ कोई घोटाला है, उसकी जांच करना है पूरा, तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाती है जो उसकी जांच करती है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट करती है, वो होती है संयुक्त संसदीय समिति। तो ये वो समिति होती है। ये अधिकतर जो रूलिंग पार्टी रहती है उस पर दबाव बनाने के लिए इस
कम्युनिटी का गठन किया जाता है। तो अभी हमने इनका औपचारिक मतलब देख ली, ऊपर से इनका काम क्या रहता है, अभी नहीं हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वित्तीय संसदीय समिति से। तो इसके अंतर्गत 3 समिति आएंगी हमारी, लोक सेवा, लोक लेखा समिति, आकलन समिति और लोक उद्यम समिति। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ही हमारी लोक लेखा समिति, जिसे PAC कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका काम हमने देखा था, इसका काम होता है जो अपनी कैग होती है, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसको जांच करना रहता है। तो सबसे पहले इसे 1921 में इसे सेटअप किया गया था। ये मेंटेक्यू चेम्सफोर्ड की जो एक्ट था 1919, उसके द्वारा इसको 1921 में इसे सेटअप किया गया। टोटल मेंबर इसमें होते हैं 22 इसमें टोटल मेंबर होते हैं इस समिति में, जिसमें से 15 होंगे लोकसभा के और 7 होंगे राज्यसभा के। इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? इसको चेयरमैन को अपॉइंट करेगा कौन? लोकसभा का स्पीकर। और लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल का सदस्य होगा, क्योंकि इसके कैग रिपोर्ट जो सरकारी खर्च, जो संचित निधि होती हैं, जो निधियाँ होती हैं, उनसे जो पैसे खर्च होते हैं तो सरकार के द्वारा खर्च होते हैं। सरकार अपना कोई स्कीम बनाती है तो उसके द्वारा उन निधियों से पैसे खर्च करती है, तो उसकी रिपोर्ट कैग सबमिट करता है। तो उसकी जांच करने के लिए जो विपक्षी दल होता है, उसका जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है, उसके सदस्य को इसका चेयरमैन बना दिया जाता है। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये एक परंपरा सी चली आ रही है। तो ये कौन अपॉइंट करता है? ये लोकसभा का स्पीकर जो है अपॉइंट करता है। तो इसका टेन्योर कितना कितना रहता है? तो इसका टेन्योर 1 साल का रहता है इस कम्युनिटी का, और इसे रीअपॉइंट किया जा सकता है, यानी कोई अगर व्यक्ति को एक बार इसका चेयरमैन बना दिया तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद ये कम्युनिटी अपनी रिपोर्ट पूरी जांच करने के बाद क्या, रिपोर्ट को उसकी अपनी खुद की रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट करेगी? जांच की हुई रिपोर्ट को ये लोकसभा में सबमिट करेगी या लोकसभा की स्पीकर को सबमिट करेगी। दूसरी जो समिति है हमारे इसी में, वो है एस्टिमेट कम्युनिटी या आकलन या प्रकलन मित्त व्यय समिति। तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, जॉन मथाई कम्युनिटी की एडवाइस पर की गई थी। टोटल मेंबर इसमें 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। चेयरमैन को लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करेगा, और ये जो इसको अपॉइंट करेगा, जो चेयरमैन होगा, वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ये उसके बाद, और वो जो मेंबर है वो रूलिंग पार्टी का होना चाहिए, जो पार्टी जो काम कर रही है, जिसका बहुमत है, जिसकी सरकार, उसका होना चाहिए। उसका टेन्योर भी 1 साल का होता है, इसे भी रीअपॉइंट किया जाता है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क ये होता है कि जब सरकार के जो अधिक खर्चे हैं और सरकार की दक्षता की जांच करना, यानी सरकार जो पैसे अधिक खर्च करी तो उसकी जांच करेगा, उसकी दक्षता की जांच करना इस समिति का काम रहता है। और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी लोकसभा और लोकसभा के स्पीकर को। इसके बाद हम दूसरी समिति देखते हैं, तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी या लोक उद्यम समिति। तो इसकी स्थापना 1964 में की गई, किसकी? कृष्णा मेनन कम्युनिटी की एडवाइस पे। इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो टोटल मेंबर कितने? 22 होते हैं, जिसमें 15 होंगे लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। इसके चेयरमैन को वही लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करेगा, और ये मेंबर होना चाहिए लोकसभा का। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि लोकसभा मतलब रूलिंग पार्टी का हो, ये किसी भी पार्टी का हो सकता है। इसका टेन्योर 1 साल का होता है। रीअपॉइंट इससे भी किया जा सकता है। इसका काम जो रहता है वो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित कैग जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है उसकी जाँच करना। जबकि पूरी कैग की रिपोर्ट की जाँच कौन करता है? PAC करता है। PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और जबकि इसमें जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित जो भी क्या रिपोर्ट होगी उसकी जांच कौन करेगा? PUC करेगा। तो ये हमने देखा। और इसका रिपोर्ट ये किसको सबमिट करेगा? वही लोकसभा को सबमिट करेगा या लोकसभा के स्पीकर को सबमिट करेगा। अब देखते हैं हम डिपार्टमेंटल कमेटी। ये जो किसी विभाग से संबंधित होती हैं, किसी मंत्रालय से संबंधित कमेटी होती हैं। तो इसकी जो स्थापना है 1993 में की गई। उसमें टोटल कम्युनिटी जो है 24 हैं, मतलब इसके अंदर ही 24 कम्युनिटी हैं, 24 समितियां हैं। और 2004 तक इसमें 16 समितियां थीं, अभी 24 हैं। जिसमें से तो इन 24 में से 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, और जबकि 8 समितियां जो राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं। तो जो 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत आती हैं उसके चेयरमैन को
लोकसभा का स्पीकर है वो अपॉइंट करता है, जबकि जो राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं उसके चेयरमैन को राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो अपॉइंट करता है। और हर एक समिति में देखा जाए तो कितने 45 मेंबर होते हैं, 30 होते हैं लोकसभा से और 15 होते हैं राज्यसभा से। तो ये हर एक समिति में इतने मेंबर होते हैं, तो यानी 24 पूरी समितियां हैं और 45 हर एक समिति में मेंबर होते हैं। तो यानी कि इतने मेंबर होते हैं इस पूरी डिपार्टमेंट समिति की हम बात करें तो ये जो है प्रत्येक समिति मंत्रालय या विभाग से संबंधित होती है, जिसमें मंत्रालयों के बजट की जांच की जाती है। ये समितियां जो है वो मंत्रालयों की जो बजट होता है उसकी जांच करती हैं। तो अब हम देखिए ये भी कर चुके हैं, वित्तीय संसदीय समिति, विभागीय समिति कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं किसको, विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेज कम्युनिटी को करने जा रहे हैं। तो जो विशेषाधिकार समिति होती है, प्रिविलेज कम्युनिटी होती है, वो सदन के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं, उनकी जांच करने के लिए इस समिति का गठन होता है। इसमें टोटल 25 मेंबर होते हैं सदन में से, जिसमें से 15 लोकसभा में से होते हैं और 10 राज्यसभा में से होते हैं। और ये समिति किसके, तो सदन के सदस्यों को विशेष अधिकार मिले उनकी जांच करती है। अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समिति यानी SC/ST कम्युनिटी। तो इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 तो 20 होंगे लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा से। तो ये क्या करती है, ये SC आयोग ST आयोग जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसकी जांच करती है कि वो रिपोर्ट सही है या नहीं। इसका टेन्योर भी 1 साल का होता है। अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेंस कम्युनिटी की या अधीनस्थ विधायन समिति की। तो ये जो समिति है इसमें लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से भी 15 मेंबर होते हैं। इसका काम रहता है कि जो सदन द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून का जांच करना रहता है। तो ये समिति जो है लोकसभा की अलग होती है और राज्यसभा की अलग समिति होती है। तो ये जो लॉ बनाते हैं संसद द्वारा जो लॉ बनता है उसे एज अ सब ऑर्डिनेट उसकी जांच करती है ये कम्युनिटी। तो हम जो है परमानेंट कम्युनिटी पढ़ चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं नॉन परमानेंट कम्युनिटी जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और वो उद्देश्य खत्म होने के बाद इन समिति को ख़त्म कर दिया जाता है, ये परमानेंट नहीं होती। तो सबसे पहला सिलेक्ट कमेटी, किसी विधेयक के पॉइंट की जांच करने के लिए इसे बनाया जाता है और यह कमेटी दोनों सदनों में अलग अलग होती है। राज्यसभा अपनी अलग बनाएगी कमेटी और जो लोकसभा अपनी अलग कमेटी बनाएगी और राज्यसभा वाली राज्यसभा में अपने रिपोर्ट सबमिट करेगी, लोकसभा वाली लोकसभा में करेगी। तो इस समय कमेटी में कितने 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर की बनती है। तो 30 मेंबर की लोकसभा बनाएगी, 30 मेंबर की राज्यसभा बनाएगी। और ये जो है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त प्रभाव समिति, तो अगर दोनों को साथ में बनानी है तो वो कहलाएगी संयुक्त प्रभाव समिति और जिसमें टोटल मेंबर 45 होंगे, 30 होंगे लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होंगे अगर उन्हें जॉइंट समिति बनाना है तो। फिर ये समिति क्या करती है कि जब सदन में जब बिल रखा जाता है तो किसी हाउस में रखा जाएगा, सबसे पहले उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर बहस होती है। इसी बहस के टाइम पे ये सेलेक्ट कमेटी का गठन कर दिया जाता है। तो ये बिल में जितने पॉइंट होते हैं उसकी जांच करके अपना मत देती है, यानी उसके पॉइंट की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है कि क्या ये बिल सही है, कि इसके क्या क्या पॉइंट सही हैं, क्या क्या गलत है, क्या क्या खामियां है। तो ये सब ये कमेटी बताती है और तृतीय वाचन में जब ये इस फिर बिल को फॉर्मली पास कर दिया जाता है। फिर जो दूसरी नॉन परमानेंट कमेटी आती है वो हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आती है, जिसे JPC बोलते हैं। ये संयुक्त संसदीय समिति होती है। तो किसी घोटाले की जांच करने के लिए, तो घोटाले की जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है और अधिकतर इस का गठन जो विपक्षी दल के द्वारा किया जाता है, जो रूलिंग पार्टी है उस पर दबाव बनाने के लिए। इसमें टोटल मेंबर 30 होते हैं, 20 होंगे लोकसभा से, 10 होंगे राज्यसभा से और चेयरमैन जब कमेटी बनती है तब डिसाइड किया जाता है। तो ये जो 30 मेंबर हम देख रहे थे, ये जो 2G घोटाले के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके लिए ये इतने मेंबर थे
और ये 2011 में बनाई गई थी ये कमेटी। जो 2G घोटाला हुआ था उसकी जांच के लिए बनाई गई थी, और तब उसके जो चेयरमैन थे वो PC चाको थे। तो इस तरह हमारी जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी हैं वो ख़त्म होती हैं।